जनवरी 2024 में एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये खबर थी एक माँ द्वारा अपने ही 4 साल के बेटे की हत्या की खबर। और जिस माँ के ऊपर यह हत्या का आरोप लगा था वह कोई छोटी मोटी महिला नहीं बल्कि एक डेटा साइंटिस्ट और एक कंपनी की CEO थी। आप समझ गए होंगे कि हम सूचना सेठ की बात कर रहे हैं कि सूचना सेठ मामले की पूरी कहानी क्या है और सूचना ने अपने ही 4 साल के बेटे की हत्या क्यों की। सूचना पुलिस की पकड़ में कैसे आई और अब तक की जांच में पुलिस के सामने क्या आया है। चलिए जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी को। कहानी शुरू होती है सूचना सेठ से, जो कि बंगाल से थी और सूचना ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में करी थी। आगे चलकर इन्होंने AI और कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाने का फैसला किया। ये पेशे से एक AI एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट हैं। सूचना सेठ 100 ब्रिलियंट वुमेन इन AI एथिक्स लिस्ट में भी शामिल रही हैं। इसके अलावा इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फेलोशिप भी किया है। इतना ही नहीं, यह रमन रिसर्च सेंटर में फेलो रिसर्चर भी रह चुकी हैं। सूचना के नाम नेचुरल प्रोसेस लैंग्वेज के कई पेटेंट भी हैं। फिलहाल बेंगलोर में रहकर काम कर रही सूचना सेठ रात के लगभग 11:30 बजे गोवा के कलंगुट बीच के पास मौजूद सोल बनियान ग्रैंड सर्विस होटल में एंट्री करती हैं। सूचना ने यह होटल पिछले ही दिनों 6 जनवरी से 10 जनवरी तक बुक किया था। बुकिंग के हिसाब से सूचना को इस होटल में 10 जनवरी तक रुकना था, लेकिन लगभग 7 जनवरी को रात के 9:10 पर सूचना होटल के काउंटर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अभी इसी वक्त इस होटल से निकलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अर्जेंट काम से बेंगलुरु जाना है। सूचना की बात सुनकर होटल स्टाफ सूचना को कहता है कि आप जब चाहें चेकआउट कर सकती हैं। इस पर सूचना जवाब देती है कि मैं अभी जाना चाहती हूँ और मुझे बेंगलुरु तक जाने के लिए एक टैक्सी चाहिए। इस पर होटल का स्टाफ सूचना को बताता है कि टैक्सी से जाना काफ़ी महंगा और काफ़ी समय ज़्यादा लेगा। इससे बेहतर है कि आप फ्लाइट से चली जाइए। होटल स्टाफ के समझाने के बावजूद सूचना एक ही बात पर अड़ी रहती है कि जितना जल्दी हो सके मुझे एक टैक्सी अरेंज करके दीजिए। सूचना के इतने फोर्स करने पर होटल स्टाफ एक टैक्सी बुक करता है। वैसे तो काफ़ी ड्राइवर मना कर देते हैं कि वह बेंगलोर नहीं जाएंगे, लेकिन उनमें से एक टैक्सी ड्राइवर रॉय जॉन डिसूजा मान जाता है। लेकिन बेंगलुरु जाने के लिए वह 30,000 रुपये किराया मांगता है। इस बात की जानकारी होटल स्टाफ सूचना सेठ को देता है। वहाँ से सूचना बोलती है कि पैसे की चिंता मत करो। किराया तय होने के बाद डिसूजा अपनी कार लेकर होटल पहुँच जाता है और थोड़ी देर बाद सूचना सेठ अपने लगेज के साथ होटल से चेकआउट कर लेती है। रात के करीब 1 बजे ड्राइवर सूचना सेठ को लेकर बेंगलुरु के लिए निकल जाता है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। दरअसल जब कोई गेस्ट होटल से चेकआउट कर लेता है तो होटल रूम की साफ सफाई की जाती है ताकि दूसरे गेस्ट आकर वहां ठहर सकें। जिस कमरे में सूचना सेठ रुकी थी उस कमरे में भी सफाई करने के लिए एक होटल कर्मचारी जाता है। जब कर्मचारी अपना साफ सफाई का काम शुरू करता है तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़े कुछ लाल धब्बों की तरफ पड़ती है। उन धब्बों को देखकर कर्मचारी को लगता है कि शायद यह खून के कतरे हो सकते हैं, इसलिए कर्मचारी उस बात की जानकारी होटल मैनेजर को देते हैं। मैनेजर भी उस कमरे में जाकर जायज़ा लेता है और तुरंत ही कलंगुट पुलिस स्टेशन फ़ोन करता है और खून के धब्बों की जानकारी पुलिस को देता है। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है और वो भी कमरे की तलाशी लेती है। उन्हें भी खून का धब्बा नज़र आता है। इसके बाद पुलिस वाले होटल की CCTV फुटेज को खंगालने का फैसला करते हैं। CCTV फुटेज में दिखता है कि जब महिला होटल में दाखिल हो रही थी तो उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था, लेकिन चेकआउट के वक्त महिला के साथ कोई भी बच्चा नहीं था। इतना देखने के बाद तुरंत पुलिस वाले सूचना सेठ को फ़ोन करते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर सूचना सेठ का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आता है। इसके बाद पुलिस वाले उस ड्राइवर का नंबर लेते हैं जो सूचना सेठ को बेंगलुरु लेकर जा रहा था। पुलिस वाले ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और उसे बोलते हैं कि फ़ोन पैसेंजर को दो। जब पुलिस वाले सूचना से बात करते हैं तो उससे कहते हैं कि जब आप होटल में दाखिल हुई थी तो आपके साथ एक बच्चा भी था, लेकिन जब आपने चेकआउट किया तो आपके साथ कोई भी बच्चा नहीं था। तो आप बताएं कि आपका बेटा कहाँ है। इस बात पर सूचना सेठ बड़े आराम से जवाब देती है कि शाम होते ही मैंने उसे अपने पास के एक रिश्तेदार के पास छोड़ दिया था। पुलिस वाले सूचना से उस रिश्तेदार का एड्रेस मांगते हैं जहां सूचना ने अपने बच्चे को छोड़ा था। इसके बाद सूचना सेठ पुलिस वालों को एक एड्रेस लिखवाती हैं
तुरंत ही पुलिस दिए गए एड्रेस के पास के थाने में संपर्क करती है और उनसे कहते हैं कि इस एड्रेस पर जाके पता करो कि यहाँ कोई बच्चा है या नहीं। अब कुछ पुलिस वाले उस एड्रेस पर जाते हैं और जांच में पता चलता है कि सूचना ने जो एड्रेस पुलिस वालों को दिया था, दरअसल वो फर्जी एड्रेस था। इसके बाद पुलिस वालों को लगने लगता है कि दाल में कुछ काला है, इसलिए अब फिर पुलिस वाले उस ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि जितने जल्दी हो सके तुम कार को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन चले जाओ, मगर इस बात की भनक पैसेंजर को नहीं लगनी चाहिए। जैसा आदेश पुलिस ने ड्राइवर को दिया था, ड्राइवर वैसा ही करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद ड्राइवर सूचना को कहता है कि आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, अगर हम इस रास्ते से गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको दूसरे रास्ते से लेकर चलता हूँ। फिर इसी बहाने ड्राइवर चुपचाप कार को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्गा इलाके के अमांगला पुलिस स्टेशन में खड़ा कर देता है। फिर ड्राइवर कार से उतरकर तुरंत पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और पुलिस अधिकारियों की बात गोवा पुलिस के अधिकारियों से कराता है। गोवा पुलिस के अधिकारी अमांगला पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस महिला के सामान की तलाशी लो। जब पुलिस वाले सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेना शुरू करते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस के कहने पर सूचना अपना एक बड़ा सा बैग खोलती है। पहले तो उसमें कुछ कपड़े दिखाई देते हैं, उसके नीचे बच्चे का खिलौना नज़र आता है। यह खिलौना सूचना के बेटे का ही था। जब बैग का सारा सामान हटाया जाता है तो सबसे नीचे उस 4 साल के मासूम का शव दिखाई देता है। जब पुलिस वाले सूचना से पूछते हैं कि यह बच्चा किसका है और इसकी हत्या किसने की है, तो जवाब में सूचना कहती है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी हत्या किसने की है। तुरंत ही इस बात की जानकारी गोवा पुलिस को दे दी जाती है और फिर सूचना को कर्नाटक में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। कर्नाटक में सूचना सेठ की गिरफ्तारी के बाद गोवा पुलिस की एक टीम भी कर्नाटक आ जाती है और फिर वहां से गोवा पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है और फिर सूचना सेठ को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस हत्या का मोटिव क्या है, इसलिए पुलिस वाले सूचना सेठ से पूछताछ शुरू करते हैं। शुरुआती पूछताछ में सूचना कहती है कि मुझे नहीं पता मेरे बेटे की हत्या किसने की है, क्योंकि जब मैं सोने गई थी मेरा बेटा जिंदा था और जब मैं जागी मेरा बेटा मर चुका था, इसलिए मैं इसे बैग में लेकर जा रही थी ताकि मैं हमेशा के लिए इसके साथ रह सकूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगातार 10 से 12 दिन तक पुलिस वाले सूचना सेठ से पूछताछ करते रहते हैं, लेकिन सूचना एक ही बात की रट लगाए रखती है कि उसे नहीं पता उसके बेटे की हत्या किसने की है। वह खुद को बेकसूर बताती रहती है। भले ही सूचना खुद को बेकसूर बता रही थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि हत्या से लगभग 36 घंटे पहले बच्चे की तकिए से मुंह दबाकर हत्या की गई है। मतलब कि जिस समय बच्चे की हत्या हुई उस समय बच्चा अपनी मां सूचना सेठ के ही पास था। जब कई दिनों की मेहनत के बावजूद सूचना कोई जानकारी नहीं देती है तो पुलिस जाने माने साइकेट्रिस्ट की मदद भी लेते हैं ताकि सूचना से सटीक और सही जानकारी निकलवाई जा सके, लेकिन उन लोगों की भी मेहनत बेकार चली जाती है। हालांकि इस बीच पुलिस को उस कमरे से कई ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे इस बात पर बल मिलता है कि उस बच्चे की हत्या उसी कमरे में की गई थी। जांच में ये भी सामने आता है कि सूचना सेठ के अलावा उस कमरे में किसी और ने एंट्री नहीं की है। ऐसे में सूचना सेठ का कहना कि उसके बेटे की हत्या किसी और ने कर दी बेईमानी नजर आता है। जब पूछताछ में सूचना अपना मुंह नहीं खोलती है तो पुलिस आगे की जांच के लिए सूचना के पति को भी शामिल कर लेती है और दोनों पति पत्नी से आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाती है। हालांकि इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होता है। जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस वाले सूचना सेठ और उसके पति वेंकट रमन की कुंडली खंगालना शुरू करते हैं। जांच में पता चलता है कि वेंकट रमन केरल का रहने वाला था। इन दोनों की मुलाकात एक जॉब के दौरान हुई थी और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और एक समय के बाद 2010 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ सालों बाद इनके घर में एक बेटे का जन्म होता है, लेकिन जन्म के बाद दोनों का रिश्ता कुछ बिगड़ जाता है और हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि दोनों 2023 में फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं।
दोनों के डाइवोर्स का मामला लगभग तय हो चुका था, लेकिन केस सिर्फ बेटे की कस्टडी को लेकर अटका हुआ था। सूचना चाहती थी कि बेटे की कस्टडी उसे मिले, जबकि रमन चाहता था कि बेटे की कस्टडी उसे मिले। इस बात को लेकर लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। सूचना और वेंकट के बीच हालात इतने खराब हो चुके थे कि सूचना बेटे को वेंकट से मिलने भी नहीं देती थी। इस बात को लेकर वेंकट अदालत की शरण में जाता है और फिर वहां से फैसला सुनाया जाता है कि वेंकट हर संडे अपने बेटे से मिल सकता है। अदालत वेंकट रमन को आदेश देता है कि वह 20,000 रुपये महीना भत्ता सूचना को दे। इस फैसले के बाद काफ़ी समय बाद 10 दिसंबर 2023 को वेंकट रमन अपने बेटे से मुलाकात करते हैं, लेकिन इसके बाद 4-5 संडे ऐसे ही निकल जाते हैं और वेंकट चाह कर भी अपने बेटे से नहीं मिल पाता है, क्योंकि कोई ना कोई बहाना लेकर सूचना अपने बेटे को लेकर बेंगलुरु से निकल जाया करती थी। वेंकट अपने बेटे से ना मिल पाए, इसलिए सूचना अपने बेटे को लेकर गोवा आ जाती है। सूचना यहाँ रहकर कई जगहों पर घूमती है और फिर एक बड़े होटल में रुकती है और फिर वापस बेंगलुरु चली जाती है और फिर 4 दिन बाद ही बेटे को लेकर गोवा आती है और फिर 6 जनवरी की रात को होटल में एंट्री करती है। जैसा कि हमने बताया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव मिलने के 36 घंटे पहले ही बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इस हिसाब से होटल में एंट्री करने के 2 घंटे बाद ही सूचना अपने बेटे की हत्या कर देती है और फिर 18 घंटे बाद भी होटल के कमरे में अपने बेटे के साथ बंद रहती है। इस दौरान ना तो सूचना खाने के लिए कुछ मंगाती है और ना ही किसी से बात करती है। हालांकि सूचना का पति वेंकट जब उसे बेटे से मिलने के लिए कॉल करता रहता है, तो जवाब में सूचना एक मैसेज करती है कि तुम संडे को अपने बेटे से मिल सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे की मौत हो गई होती है। इस मामले में सूचना सेठ का बिहेवियर शुरू से ही अजीब लगता है, इसलिए कुछ लोग दावा करने लगते हैं कि सूचना सेठ मानसिक रूप से फिट नहीं है और उसने जो कुछ भी किया है वह पागलपन में किया है। सूचना सेठ की मेंटल हेल्थ की भी जांच की जाती है और इस आधार पर कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि सूचना सेठ मानसिक रूप से स्वस्थ है। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो सूचना सेठ ने एक बार भी बच्चे की हत्या कबूल नहीं की है। इस बीच मार्च 2024 में सूचना सेठ के पिता जय सेठ ने गोवा की एक अदालत में याचिका पेश की और उसमें कहा कि सूचना सेठ की मानसिक हालत ठीक नहीं है और इसकी जांच डॉक्टर के एक पैनल से करवाई जाए और इसी आधार पर इस मुकदमे की स्थिति तय की जाए। गोवा पुलिस इस मांग का विरोध करती रही। इसके बावजूद 4 मार्च 2024 को गोवा की एक स्थानीय कोर्ट ने सूचना सेठ की मानसिक हालत को जांच करने के लिए एक पैनल का गठन किया और आदेश दे दिया है। अब आगे डॉक्टर की टीम जो भी रिपोर्ट पेश करेगी, उस आधार पर सूचना सेठ का भविष्य तय होगा। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सूचना सेठ एक हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट महिला है, इसलिए उसे पता है कि कैसे बचा जा सकता है, इसीलिए वो नाटक कर रही है। अब सच्चाई क्या है वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो यदि सूचना सेठ मानसिक रूप से बीमार पाई जाती है तो हत्या के सभी आरोप खारिज कर दिए जाएंगे या फिर बड़ी मामूली सजा उन्हें मिलेगी। अब आगे क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।